Okay, so the next topic or next theme is राज्यसभा. सो राज्यसभा से रिगार्डिंग भी क्वेश्चंस आए हैं. मैं दोबारा से इस वीडियो में भी स्ट्रैटेजी बता देती हूँ. सिंपल जो प्रीलिम्स वाले नोट्स हैं उस पर अपनी कमांड बिठाने हैं. उसके बाद जो थीम्स वाले टॉपिक है उसको करना है. पैरेलल में जो करंट अफेयर्स हैं, जो अपनी एक मैगजीन हमने फिक्स करी है, उससे पॉलिटिकल सेक्शंस को बहुत अच्छे से हम कवर करेंगे. और उसके बाद सिंपली आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करेंगे. एंड दिस इज़ हाउ हम अपना जो गोल क्या है हमारा 250 में से 120 प्लस मार्क्स इन द GS2 वो हम कर सकते हैं इजीली. कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है. एवरीवन इज़ डूइंग दैट. सब ने किया तो हम भी कर सकते हैं. नाउ लेट्स कम बैक टू द नेक्स्ट थीम, दैट इज़ राज्यसभा, काउंसिल ऑफ स्टेट. सो कॉन्स्टिट्यूशन बेसिस अगर हम देखें तो राज्यसभा हमारा अपर हाउस है पार्लियामेंट का, जो कि रिप्रेजेंट करता है स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज़ को. आपको पता ही है, जो कि इस्टेब्लिश होता है अंडर द आर्टिकल 79 को याद रखना है. जहाँ पे पार्लियामेंट, वैसे हमारे पार्लियामेंट में क्या क्या आता है आपको पता है, प्रेसिडेंट, लोकसभा एंड राज्यसभा. ठीक है. डिटेल जो प्रोविजन है इससे रिगार्डिंग वो 80 से लेकर 98 आर्टिकल्स में गिवन है. ये रिफ्लेक्ट करता है हमारे फेडरल कैरेक्टर ऑफ इंडियाज़ कॉन्स्टिट्यूशन को. ऐसा क्यों? क्योंकि जो स्टेट के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं वही चूज़ करके हमारे राज्यसभा में आते हैं. इसको हम एज अ परमानेंट बॉडी भी डिस्क्राइब करते हैं, जिसको आप डिज़ोल्व भी नहीं कर सकते हो. दैट कैन नॉट बी डिज़ोल्व. ये डिज़ोल्व नहीं होती है. बात करेंगे इसके कंपोजिशन की, इसमें होता कौन कौन है. सो इसमें मैक्सिमम स्ट्रेंथ होती है 250 मेंबर्स की. कितनी होती है मैक्सिमम स्ट्रेंथ ऑफ 250 मेंबर्स? 250 इसकी स्ट्रेंथ है, जिसमें से आपको पता है 238 हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द स्टेट एंड यूटीज़ आते हैं. और जो 12 मेंबर्स होते हैं उनको नॉमिनेट प्रेसिडेंट करता है फॉर देयर कंट्रीब्यूशन. अगर उन्होंने कुछ कंट्रीब्यूशन किया होता है लिटरेचर की फील्ड में, या साइंस की फील्ड में, या आर्ट की फील्ड में, या फिर सोशल सर्विस की फील्ड में. करंट स्ट्रेंथ के बारे में अभी हम बात नहीं करेंगे. इनका जो टेन्योर है वो 6 साल का होता है. और 1/3 जो मेंबर्स है वो एवरी 2 ईयर में रिटायर होते हैं. जो वाइस प्रेसिडेंट होता है इंडिया का, वो इसका एक्स ऑफिसर चेयरमैन होता है राज्यसभा का. राज्यसभा इलेक्ट करता है एक डिप्यूटी चेयरमैन को अमंग इट्स मेंबर्स, अपने ही मेंबर्स में से. ठीक है. बात करते हैं अब इलेक्शन प्रोसेस का. इलेक्शन प्रोसेस की अगर मैं बात करूँ तो मेंबर्स रिप्रेजेंटेटिंग स्टेट्स, जो मेंबर्स रिप्रेजेंट करते हैं स्टेट्स को, उनको वो हमारा कैसे इलेक्ट होते हैं. जो लोग हैं यहाँ पे कैसे आते हैं, दीज आर इलेक्टेड बाय द MLAs ऑफ द रिस्पेक्टिव स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली. हर एक स्टेट की असेंबली होती है, वो अपने आप में से कुछ मेंबर्स को चूज़ करके हमारे किस में भेजते हैं, राज्यसभा में. इलेक्टेड थ्रू, और इनका इलेक्शन किस तरीके से होता है, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मीन्स ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट. यूनियन टेरिटरी के जो मेंबर्स है, जैसे कि दिल्ली है, पुडुचेरी है, वो भी इलेक्ट होते हैं सिमिलरली इसी तरीके से अपने लेजिस्लेचर से. नॉमिनेटेड मेंबर्स को अपॉइंट कौन करता है, ऑफकोर्स प्रेसिडेंट करता है. बेसिक चीज़ें प्रीलिम्स में भी पढ़ी हैं. अब बात करते हैं रूल्स एंड फंक्शंस की. हमारे जो दैट इज़ राज्यसभा है, उसका मेन रोल क्या है. जो सबसे पहला है लेजिस्लेटिव रोल है. दैट मीन्स वो पार्टिसिपेट करता है लॉ मेकिंग में ऑन ऑल द मैटर्स इन द यूनियन, या फिर कहे तो कॉन्करेंट लिस्ट पे. और ये इंट्रोड्यूस भी कर सकता है हमारे बिल्स को, डिबेट भी कर सकता है, एक्सेप्ट मनी बिल के अलावा. बिल बिकम्स लॉ आफ्टर अप्रूवल बाय बोथ दी हाउसेस. और इसमें अप्रूवल, किसी भी बिल को एक्ट बनाने में इनका एक मेजर रोल है, क्योंकि जब ये अप्रूवल देंगे तभी लॉ बनता है. इन केस ऑफ डिसएग्रीमेंट जॉइंट सेशन को बुलाया जा सकता है. जॉइंट सेशन के बारे में ऑलरेडी हम बात करके आए. इसको आप कैन नॉट बी डिसॉल्व, आप इसको डिसॉल्व नहीं कर सकते हो. हैंस ये प्रोवाइड करता है कॉन्टिन्यूटी टू द पार्लियामेंट. इसको ये क्या प्रोवाइड करता है, कॉन्टिन्यूटी प्रोवाइड करता है हमारे पार्लियामेंट को. ठीक है. फेडरल रूल की अगर मैं बात करूँ तो ये रिप्रेजेंट करता है इंटरेस्ट ऑफ द स्टेट्स के रिप्रेजेंटेटिव इंटरेस्ट को जो है हमारे पार्लियामेंट में प्रेजेंट करता है. ये प्रोटेक्ट करता है फेडरल बैलेंस बाय गिविंग स्टेट्स अ वॉइस एट द सेंटर, कि सेंटर पे भी स्टेट को एक वॉइस, अपनी एक आवाज़ रखने का मौका मिल रहा है इसके थ्रू. आर्टिकल 249 कहता है कि राज्यसभा कैन ऑथराइज पार्लियामेंट टू मेक लॉज ऑन द स्टेट लिस्ट सब्जेक्ट इन द नेशनल इंटरेस्ट. आपने बहुत बार पढ़ा भी होगा कि राज्यसभा चाहे तो एक रेजोल्यूशन पास करके पार्लियामेंट को अथॉरिटी दे सकती है, राइट दे सकती है, हक दे सकती है कि वो लॉ बनाए स्टेट लिस्ट सब्जेक्ट पे, अगर वो नेशनल इंपॉर्टेंस का होता है. इस रेजोल्यूशन के लिए आपको पता है 2/3 मेजॉरिटी की ज़रूरत होती है. तो कहीं ना कहीं फेडरल रोल में बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, और एक तरीके से बैलेंसिंग चैम्बर का काम कर रहा है नेशनल एंड रीजनल इंटरेस्ट में. ठीक है. तो दोनों के इंटरेस्ट को क्या करता है, बैलेंस करने की कोशिश करता है. उसके अलावा इसका डेलिब्रेटिव रोल है. डेलिब्रेटिव मतलब वही डिस्कशंस वगैरह करना. तो इसको हम हाउस ऑफ एल्डर्स भी कहते हैं. ऐसा क्यों है, क्योंकि इसमें एक्सपर्टाइज, ये वो लोग आते हैं जिनको एक्सपर्टाइज होती है, ज़्यादा मैच्योरिटी होती है, एंड सोबर डिस्कशंस, और वो ज़्यादा बेटर डिस्कशंस, ज़्यादा शांति से डिस्कशंस कर सकते हैं. इनकी जो डिबेट्स होती है ऑन इम्पॉर्टेंट नेशनल एंड इंटरनेशनल इशूज़ पे डिबेट्स करते हैं. स्लोअर पेस ऑफ बिजनेस इनकरेज इन डेप्थ डेलिब्रेशन. ये स्लोअर पेस है इनका बिजनेस का, जो कि कहीं ना कहीं इन डेप्थ डिटेल में डिस्कशंस करते, डेलिब्रेशंस करते हैं. और एक चेक का काम करते हैं हेस्टी लेजिस्लेशन बाय लोकसभा. हेस्टी मतलब जो जल्दबाजी में अगर कोई लोकसभा लॉ ले आता है और पास कर देता है, तो उस पर एक तरीके से चेक ऑन का काम करते हैं. ठीक है.
फाइनेंशियल रूल क्या है, देखिए इंट्रोड्यूस तो नहीं कर सकते, ना ही अमेंड कर सकते हैं मनी बिल को, ये सिर्फ और सिर्फ रिकमेंड कर सकते हैं चेंजेस मनी बिल के लिए, बट लोकसभा चाहे तो उन चेंजेस को एक्सेप्ट और रिजेक्ट करे। लेकिन वहीं पे जो ऑर्डिनरी फाइनेंशियल मैटर्स होते हैं वहाँ पे जो दोनों हाउसेज उनके पास इक्वल पावर है, आपको पता है ये चीज़, हैंस हैज़ लिमिटेड, इनके पास फाइनेंशियल जो रूल है कहीं तो पावर है वो लिमिटेड है एज़ कम्पेयर टू लोकसभा, लेकिन कहीं ना कहीं जो उनकी रिकमेंडेशंस होती हैं वो अपने आप में एक एल्डर ब्रदर का काम करती हैं। नाउ कंट्रोल ओवर एग्जीक्यूटिव, जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है वो कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल है ओनली टू द लोकसभा, राज्यसभा में तो नहीं आपको पता है, लेकिन फिर भी जो राज्यसभा है वो क्वेश्चन कर सकते हैं मिनिस्टर्स को, डिबेट कर सकते हैं उनकी पॉलिसीज़ को, एंड सेंसर मोशंस को भी पास कर सकते हैं। साथ में कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म भी ये करते हैं। कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म का मतलब है एक इंपॉर्टेंट क्रिटिसिज्म जो कि होना चाहिए। कंस्ट्रक्टिव का मतलब है कि जो एक तरीके से बाइस्ड ना हो और पॉलिटिकली चार्ज्ड ना हो, और एक न्यूट्रल होके क्रिटिसाइज़ करना अगर गवर्नमेंट ने कुछ गलत करा है, और इंश्योर करता है एग्जीक्यूटिव अकाउंटेबिलिटी थ्रू डिस्कशंस एंड अपनी कमिटीज़ के थ्रू, उनके पास भी कमिटीज़ होती हैं। नाउ स्पेशल पावर्स क्या है हमारे राज्यसभा की, ठीक है, दे आर ऑल्सो पार्ट ऑफ द एस्टिमेट कमिटी, दे आर ऑल्सो पार्ट ऑफ द दैट इज़ नॉट एस्टिमेट, दैट इज़ PAC कमिटी एंड डिप्यूटी उसके कहते हैं डिपार्टमेंटल स्टैंडिंग कमिटीज़, उसके ये भी पार्ट होते हैं। अब कुछ स्पेशल पावर्स देख लेते हैं राज्यसभा की। राज्यसभा को किन किन मैटर्स में लोकसभा से ज़्यादा पावर्स है, तो आर्टिकल 249 कहता है कि इनके पास पावर की अथॉरिटी दे सकते हैं पार्लियामेंट को टू मेक लॉस ऑन द स्टेटलेस सब्जेक्ट्स, ऑलरेडी बढ़ के आए हैं। उसके अलावा ये चाहें तो क्रिएट कर सकते हैं ऑल इंडिया सर्विसेज, IAS IPS नेशनल इंटरेस्ट के लिए। ये इनिशिएट कर सकते हैं रिमूवल ऑफ वाइस प्रेसिडेंट, आर्टिकल 67। पार्टिसिपेट्स इन द इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट एंड रिमूवल ऑफ द जजेस में भी ये पार्टिसिपेट करते हैं, है ना, और वहाँ पे बराबर ही पावर होनी चाहिए। तो स्पेशल पावर्स क्या है इस चीज़ में, पार्टिसिपेट करना, है ना, ये नहीं, अप्रूव प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी, और ये अप्रूव भी करते हैं प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी जब हमारी जैसे कि जो लोकसभा है वो डिसॉल्व होती है, तो उस केसेस में अलोन ही क्या करते हैं, हमारा अप्रूव करते हैं। नाउ इनका नेशनल इंटीग्रेशन, नेशन की इंटीग्रेशन, नेशन को साथ रखने में, यूनिटी में क्या हमारा रोल है, तो ये कहीं ना कहीं स्टेट एंड यूनियन को टुगेदर लेके आते हैं नेशनल पॉलिसी मेकिंग में। ये रिप्रेजेंट करते हैं रीजनल एस्पिरेशंस को नेशनल लेवल पे। ये मेंटेन करने में हेल्प करते हैं यूनिटी इन डाइवर्सिटी बाय वॉइसिंग स्टेट कंसर्न्स डेमोक्रेटिकली, मतलब डेमोक्रेटिकली जो भी स्टेट की नीड्स हैं, प्रॉब्लम्स हैं, उनको एक नेशन तक, नेशनल प्लेटफॉर्म तक लेके जाते हैं, और एक कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को ये क्या करते हैं, प्रमोट करते हैं। नाउ इंपॉर्टेंस क्या है हमारी इंडियन डेमोक्रेसी में, सर्व एज अ रिवाइजिंग एंड रिवाइविंग चैम्बर, एक तरीके से रिवाइज कर रहे हैं, क्यों, जो एक बिल है जो लोकसभा से पास होकर आ गया तो उसको दोबारा से एक रिवीजन दे रहे हैं, साथ में रिव्यू कर रहे हैं, जिससे क्वालिटी ऑफ लॉज हमारी इंप्रूव होती है। एक तरीके से चेक लगा रहे हैं मेजोरिटेरियन टेंडेंसीज ऑफ लोकसभा। देखिए राज्यसभा में किसी एक पार्टी की एज सच जो है मेजोरिटी लाना थोड़ा सा कंपेरिजन मुश्किल होती है, लेकिन वहीं पे लोकसभा में तो मेजोरिटी से काम चलता है, तो जो मेजोरिटेरियन रूल है या फिर मेजोरिटी का मिसयूज़ हो सकता है, तो इस पर भी चेक ऑन लगाते हैं। इंश्योर करता है कॉन्टिन्यूटी एंड स्टेबिलिटी गवर्नेंस में, क्योंकि कॉन्टिन्यू रहता है, जो चैम्बर है कॉन्टिन्यू है, जैसे कि हमने देखा था इमरजेंसी के दौरान पे भी जो हमारा लोकसभा डिसॉल्व रहता है, तो इस टाइम पे ये हमारा क्या कर सकते हैं, एक तरीके से कॉन्टिन्यूटी एंड स्टेबिलिटी ला सकते हैं। इनहेंसेस एक्सपर्टाइज एंड एक्सपीरियंस, अपना एक्सपीरियंस लेके आते हैं पार्लियामेंट्री फंक्शनिंग में, और एक प्लेटफॉर्म है फॉर स्मॉलर पार्टीज एंड रीजनल वॉइसेस के लिए भी, जो छोटी छोटी पार्टीज जो सिर्फ स्टेट लेवल तक रह पाई हैं, लेकिन स्टेट में तो उनका भी रिप्रेजेंटेशन ये हमारा देता है। ठीक है, बहुत सारे और भी इंपॉर्टेंस है। बाकी क्रिटिसिज्म देख लेते हैं। देखिए आपको पता है एक तरीके से ऑफन सीन, इसको बहुत बार लेस पावरफुल या सेकेंडरी देखा जाता है, मतलब अपने आप में ये प्राइमरी नहीं सेकेंडरी है टू द लोकसभा। इसका कोई कंट्रोल भी नहीं है मनी बिल्स के ऊपर, फाइनेंशियल जो इसका रोल है वो काफ़ी कम है। पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट्स डाइल्यूट इट्स क्वालिटी एंड इंडिपेंडेंस, साथ में पॉलिटिकल मेंबर्स ही इसका अपॉइंटमेंट करते हैं, जो कि अपने आप में इसकी इंडिपेंडेंस को कम कर देती है, क्योंकि डायरेक्टली इलेक्टेड नहीं है। समटाइम बिकम्स एन ऑब्स्ट्रक्शनिस्ट चैम्बर, दैट मीन्स ऑब्स्ट्रक्ट की तरह काम कर रहा है, मतलब रुकावट का काम करता है ड्यूरिंग पॉलिटिकल डेडलॉक्स में। नॉमिनेटेड मेंबर्स रियली पार्टिसिपेट करते हैं एक्टिवली, तो उनका कोई खास, जैसे कि जो उम्मीद की जाती थी उनसे कि बहुत योगदान देंगे, वो योगदान नहीं आ पाता है, क्योंकि वो ज़्यादा पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। ठीक है, तो ये हमारा क्रिटिसिज्म है ना। जुडिशियल या फिर कमीशन का रिव्यूज़ देखें तो आपको पता है कि दैट इज सरकारी कमीशन ने क्या बोला कि राज्यसभा प्रेज्ड एज अ वाइटल लिंक, दोनों लिंक है, तो सरकारी कमीशन ने क्या करी है, उनकी तारीफ करी है कि राज्यसभा क्या है, एक लिंक का काम करें सेंटर एंड स्टेट में। पूछी कमीशन कहता है कि स्ट्रेंथनिंग द फेडरल रूल ऑफ राज्यसभा की और ज़्यादा हमें मजबूत करना चाहिए। सेकेंड ARC कहती है कि रिफॉर्म्स लाओ बेटर स्टेट एस्पिरेशंस एंड परफॉर्मेंस के लिए हमें और रिफॉर्म्स लानी चाहिए। ठीक है, सो बस SP गुप्ता केस भी, अब इसने क्या बोला है कि रोल है बिल्डिंग द पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, तो वी कैन से मतलब पॉजिटिव्स में ही बोला है, कुछ खास नेगेटिव तो नहीं है। SP गुप्ता क्या बोल रहा है कि
राज्यसभा का रोल को और ज़्यादा अच्छा करो। और इम्पॉर्टेंस है पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के लिए। सरकारी कमीशन क्या बोल रहा है कि जो एक लिंक का काम कर रहा है, पूंजी कमीशन क्या बोल रहा है और ज़्यादा स्ट्रेंथन करो। एंड सेकेंड ERC क्या करे, वही रिफॉर्म्स लेके आओ। तो 2 से या 3 याद तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि ये जो फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है इसको अगर आप आंसर में लिखते हो, पुट ऑन करते हो, अगर राज्यसभा से रिगार्डिंग कोई भी क्वेश्चन आता है तो उससे कहीं ना कहीं एक वजन, एक बर्डन बढ़ता है और 1+ मार्क्स आप जो है यहाँ से कैच ऑन कर सकते हो। तो SP गुप्ता केस है ना, क्योंकि कहता है कि राज्यसभा का रोल है पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में। सरकारी कमीशन जो कि कहता है कि लिंक का काम कर रहा है। पूंजी कमीशन जो कि कहता है कि और ज़्यादा स्ट्रेंथन करो। सेकेंड ERC जो कि रिफॉर्म्स की बात करता है ना। क्या रिफॉर्म्स दिए जाता है कि किस तरीके से और ज़्यादा हम जो राज्यसभा का रोल है उसको बेटर कर सकते हैं। तो वो कहता है कि नॉमिनेशंस को ज़्यादा मेरिट बेस बनाओ। एक्सपर्ट्स, स्कॉलर्स एंड वर्कर्स को क्या करो, सोशल वर्कर्स को आप लेके आओ। स्ट्रेंथन इट्स फेडरल फंक्शन बाय गिविंग ग्रेटर से ऑन इंटर स्टेट्स इशूज़। इंटर स्टेट इशूज़ के लिए इनको थोड़ा सा ज़्यादा क्या दो, पावर दो, या फिर कहें तो ग्रेटर से दो। इंप्रूव अटेंडेंस एंड पार्टिसिपेशन थ्रू डिजिटल टूल्स एंड कमेटी वर्क। वही वाली बात है, अगर अटेंडेंस, देखो अटेंडेंस की कमी तो हर जगह है ना, राज्यसभा लोकसभा, तो वहाँ पे आप क्या कर सकते हो, डिजिटल टूल, जैसे कि जो कॉन्फ्रेंसेज होते हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंसेज होती हैं, उन चीज़ों को आप यूज़ कर सकते हो। अवॉइड करो पार्टीसन पॉलिटिक्स, प्रमोट करो कंसेंस बिल्डिंग, कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्या होना चाहिए कि कंसेंस से जो है कोई डिसीजन लिया जाए, ना कि एक पार्टीसन की पॉलिटिक्स नहीं चलानी है। ठीक है। रिविजिट पावर्स रिलेटेड टू मनी बिल्स टू इंश्योर फेयर बाइक कैमरेज। और मनी बिल से रिगार्डिंग हम थोड़ा सा और ज़्यादा पावर दे सकते हैं, सो दैट एक फेयर बाइक कैमरिज्म आए। ठीक है। तो ये सारे इश्यूज़ थे, इश्यूज़ को हमने क्या कर दिया, रिजॉल्व कर दिया है ना। थोड़ा सा कंपैरिजन बताया लोकसभा एंड राज्यसभा में, आपको पता है ये बेसिक सी चीज़ें। देखिए लोकसभा एंड राज्यसभा में क्या कंपैरिजन होगा, आपको पता है नेचर कैसा है। लोकसभा आपको पता है इसको हम लोअर हाउस कहते हैं, हाउस ऑफ द पीपल, एंड राज्यसभा को अपर हाउस या फिर काउंसिल ऑफ स्टेट्स कहते हैं। रिप्रेजेंटेशन की बात करो तो लोकसभा में जो डायरेक्टली लोग हैं उनको रिप्रेजेंट किया जाता है, रिप्रेजेंट द पीपल ऑफ इंडिया डायरेक्टली। वहीं पर राज्यसभा में जो है स्टेट एंड यूटीज़ को रिप्रेजेंटेशन मिलता है। स्ट्रेंथ की बात करें तो लोकसभा में 552 मेंबर्स हैं, यहाँ पे हमारा 250 मेंबर्स हैं राज्यसभा में। इसमें से 12 नॉमिनेटेड होते हैं, ये 2 नॉमिनेटेड पहले होते थे, अब नहीं होते हैं, तो गलत इन्फॉर्मेशन ले रखी है, खैर छोड़ो। टेन्योर में देखिए तो लोकसभा 5 साल का होता है, उसको आप पहले भी डिसॉल्व कर सकते हो। राज्यसभा परमानेंट बॉडी जो कभी डिसॉल्व नहीं होती है, 1/3 मेंबर लेकिन हर 2 साल में क्या होते हैं, रिटायर होते हैं, तो कह सकते हैं कि 6 साल का टर्म है। प्रिसाइडिंग ऑफिसर देखें तो लोकसभा में स्पीकर है, एंड हमारे राज्यसभा में वाइस प्रेसिडेंट होता है एंड डिप्यूटी चेयरमैन होता है। इलेक्शंस की बात करें तो लोकसभा में डायरेक्टली इलेक्ट होते हैं सिटीजन्स के थ्रू, एंड राज्यसभा में जो मेंबर्स है वो इलेक्ट होते हैं बाय द स्टेट लेजिस्लेचर प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के थ्रू। डिसोल्यूशन की बात करें तो लोकसभा को अब डिसॉल्व किया जा सकता है, लेकिन राज्यसभा डिसॉल्व होता ही नहीं, वो परमानेंट है। मनी बिल की पावर देखिए तो लोकसभा के पास आपको पता है एक्सक्लूसिव पावर है कि वो इंट्रोड्यूस भी कर सकता है एंड पास भी कर सकता है, लेकिन राज्यसभा के पास सिर्फ और सिर्फ 14 दिन के अंदर रिकमेंडेशन देने की पावर है। ऑर्डिनरी बिल्स में जो लोकसभा है वो इंट्रोड्यूस कर सकता है, पास कर सकता है, राज्यसभा भी सेम पास कर सकता है, इंट्रोड्यूस कर सकता है। ठीक है। कंट्रोल की बात करें एग्जीक्यूटिव के ऊपर तो लोकसभा जो है वो हमारा कलेक्टिवली, आपको पता है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू द लोकसभा है। राज्यसभा के पास ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, बट वो स्टिल क्वेश्चन कर सकता है, डिस्कस कर सकता है पॉलिसीज़ को। जैसे कि देखो ये कैसे है, देखिए लोकसभा का ज़्यादा कैसे हमारा कह सकते हैं कि ज़्यादा कंट्रोल कैसे है गवर्नमेंट के ऊपर, क्योंकि वो नो कॉन्फिडेंस मोशन या कॉन्फिडेंस मोशन पास करते हैं, लेकिन राज्यसभा में ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता है ना। फाइनेंशियल पावर तो लोकसभा के पास आपको पता है फुल कंट्रोल होता है ग्रांट्स एंड बजट्स का, वहीं पे जो राज्यसभा है वहाँ पे थोड़ा सा लिमिटेड रोल है, वो सिर्फ डिस्कस कर सकते हैं, वोट नहीं कर सकते जो डिमांड फॉर ग्रांट्स होता है। इम्पीचमेंट एंड रिमूवल की प्रोसेस की बात करो तो बोथ हाउसेस पार्टिसिपेट करते हैं इक्वली भी उनके पास पावर है, जैसे इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट, रिमूवल ऑफ जजेस या फिर चीफ इलेक्शन कमीशन, उनके रिगार्डिंग इक्वल पावर है। स्पेशल पावर्स की बात करो तो राज्यसभा के पास एक्सक्लूसिव पावर है, जिसके हमने बताया था कि वो ऑथराइज कर सकती है पार्लियामेंट को टू लेजिस्लेट ऑन द स्टेट लिस्ट या फिर ऑल इंडिया सर्विसेज को क्रिएट कराने में। लोकसभा की बात करो तो उनके पास कोई भी ऐसी साथ स्पेशल फेडरल पावर्स नहीं है। ठीक है। कॉन्टिन्यूटी की बात करो तो लोकसभा आपको पता है डिसकंटिन्यू हो जाती है आफ्टर द डिसोल्यूशन, लेकिन लोकसभा हमारी कंटिन्यू ही रहती है। लोकसभा की अगर एज की देखें तो 25 ईयर्स चाहिए, एंड राज्यसभा की अगर आपको मेंबर बनना है तो आपको 30 ईयर्स का होना चाहिए। डोमिनेंस की बात करो तो आपको पता है जो लोकसभा है वो ज़्यादा पावरफुल है ड्यू टू कंट्रोल ओवर गवर्नमेंट एंड फाइनेंसिस के ऊपर। अभी जो राज्यसभा है वो तो एक तरीके से रिवाइविंग चैम्बर है, तो ये एक इंपॉर्टेंट कीवर्ड है जो हमको लिखना ही लिखना है अगर क्वेश्चन आ जाता है रिगार्डिंग द हमारा राज्यसभा। ठीक है। जॉइंट सेशन में आपको पता है जो स्पीकर ऑफ लोकसभा है वो प्रिसाइड करता है, वहीं पे जो राज्यसभा का चेयरमैन है वो प्रिसाइड कर ही नहीं सकता है। फेडरल इंपॉर्टेंस, राज्यसभा जो एक तरीके से फेडरलिज्म को ज़्यादा स्ट्रेंथन करती है एंड स्टेट की पार्टिसिपेशन को बढ़ाती है। जो हमारा लोकसभा है वो सिर्फ और सिर्फ डेमोक्रेसी, नेशनल इंटरेस्ट की बात करती है, फिर लोगों के इंटरेस्ट को रखती है। डिसोल्यूशन इफेक्ट, लोकसभा अगर डिसोल्यूशन हो जाता है तो उससे सारे पेंडिंग बिल्स जो हैं वो खत्म हो जाते हैं ना, लैप्स कर जाते हैं, लेकिन राज्यसभा में बिकॉज डिसोल्यूशन नहीं होता तो बिल्स भी कैसे लैप्स करेंगे।
ओवरऑल अगर हम देखा जाए तो लोकसभा में हमारा डायरेक्टली कंट्रोल करती है गवर्नमेंट को, लोगों को रिप्रेजेंट करती है, वहीं पे राज्यसभा चेक्स एंड बैलेंसेस का ज़्यादा काम करती है एंड फेडरल स्टेबिलिटी के लिए इंपॉर्टेंट एंड कंटिन्यूटी, एक गवर्नमेंट को कंटिन्यूटी प्रोवाइड करती है बिकॉज इट इज़ अ कॉन्टीन्यूस चैम्बर। आई नो थोड़ा सा ये जो टॉपिक था ये जल्दी जल्दी भी कराया, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट भी हो जाता है अपने आप में, बट इट्स ओके, और ज़्यादा रिविजन्स करेंगे तो हो जाएगा, इतना कोई बड़ी बात नहीं है। नाउ लेट्स मूव टू द पार्लियामेंट्री अकाउंटेबिलिटी ऑफ द एग्जीक्यूटिव, कि किस तरीके से जो पार्लियामेंट है वो अकाउंटेबिलिटी फिक्स करता है एग्जीक्यूटिव की। सो 5 मिनट का ब्रेक लेने के बाद उसको भी कंटिन्यू करते हैं। ओके, सो लेट्स कंटिन्यू द टॉपिक। सबसे पहला है दैट इज़ मीनिंग, जो एग्जीक्यूटिव है दैट इज़ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, वो कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू द पार्लियामेंट है, मेनली जिसको हम लोकसभा कहते हैं, आर्टिकल 75 में भी मेंशन है। तो इट मीन्स कि जो गवर्नमेंट है वो इन्जॉय करेगा कॉन्फिडेंस ऑफ दी मेजॉरिटी इन लोकसभा टू रिमेन इन पावर, कि अगर आपको पावर में रहना है तो आपको लोकसभा में मेजॉरिटी चाहिए। अब कॉन्स्टिट्यूशन में देख लेते हैं, तो आपको पता है आर्टिकल 75 सब क्लॉज 3 कहता है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू द लोकसभा है। आर्टिकल 74 कहता है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एड एंड एडवाइस करते हैं प्रेसिडेंट को। एंड आर्टिकल 105 एंड 118 सेम ये कहता है कि प्रोवाइड पार्लियामेंट्स पावर टू क्वेश्चन, की पार्लियामेंट को पावर देता है कि वो क्वेश्चन कर सकते हैं, डिबेट, रूल्स बना सकते हैं फॉर होल्डिंग द एग्जीक्यूटिव अकाउंटेबल। नाउ इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ अकाउंटेबिलिटी, कि किस तरीके से जो पार्लियामेंट है वो कंट्रोल को इंश्योर करता है हमारे गवर्नमेंट पे। तो सबसे पहला बोलते हैं, पता है आपको, क्वेश्चंस इन 0 आवर्स होते हैं, जिसमें एमपीज चाहें तो स्टेयर्ड, अनस्टेयर्ड, शॉर्ट नोटिस क्वेश्चंस पूछ सकते हैं टू गेट द इन्फॉर्मेशन। 0 आवर होता है जो कि जनरली 12 से 1 PM होता है, जहाँ पे मेंबर्स कैन रेज अर्जेंट मैटर्स को विदाउट प्रायर नोटिस, आपको नोटिस भी देने की जरूरत नहीं। एग्जाम्पल, एमपी क्वेश्चन कर सकते हैं गवर्नमेंट को कोविड-19 मैनेजमेंट इन्फ्लेशन पे। तो उसके अलावा डिबेट या डिस्कशंस करते हैं, जिसमें एडजॉर्नमेंट मोशन, कॉलिंग अटेंशन मोशन, हाफ एन आवर डिस्कशन एक्सेट्रा होता है, जो कि हाईलाइट करते हैं गवर्नमेंट के लैप्सेस या फिर मिसयूज़ ऑफ पावर, की गवर्नमेंट कहाँ पे लैप्स कर रही है, कहाँ पे गवर्नमेंट ने काम नहीं किया है या कहाँ पे मिसयूज़ हो रहा है पावर का। उसके अलावा मोशन ऑफ नो कॉन्फिडेंस भी वो चाहे तो पास कर सकते हैं हमारा पार्लियामेंट, या फिर कहें तो स्पेशली लोकसभा। इफ़ पास बाय मेजॉरिटी ऑफ द लोकसभा, जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है वो रिज़ाइन करती है, मतलब गवर्नमेंट गिर जाती है। जैसे कि 1979 में मोरारजी देसाई की गवर्नमेंट को एंड 1919 में वाजपेयी गवर्नमेंट को हमने फेल करा आफ्टर लूजिंग द नो कॉन्फिडेंस मोशन। सेंसर मोशंस भी होते हैं जो कि पास होते हैं टू एक्सप्रेस डिसअप्रूवल ऑफ अ स्पेसिफिक पॉलिसी और एक्ट ऑफ द गवर्नमेंट। इसके लिए आपको रेजिग्नेशन की ज़रूरत नहीं होती है बस, बट इसको फॉलो किया जा सकता है नो कॉन्फिडेंस मोशन के थ्रू। बजटरी कंट्रोल भी होता है, जहाँ पे पार्लियामेंट एक्सरसाइज करती है कंट्रोल थ्रू बजट, डिमांड फॉर ग्रांट भी वोट करके, कट मोशंस के थ्रू एंड पब्लिक अकाउंट कमेटीज़। एग्जांपल, कट मोशंस यूज़ होते हैं जो रिड्यूस या रिजेक्ट करने के लिए स्पेसिफिक गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर को। उसके अलावा पार्लियामेंट्री कमेटीज़ हैं, जैसे कि स्टैंडिंग कमेटीज़ होती है, एडहॉक कमेटीज़ होती हैं, जो कि एग्जामाइन करती है, चेक करती है गवर्नमेंट की पॉलिसी, स्पेंडिंग एंड वर्किंग को। एग्जांपल हमारा पब्लिक अकाउंट कमेटी, एस्टिमेट कमेटी, कमेटी इन पब्लिक अंडरटेकिंग्स है। पीएससी तो इवन कैग की रिपोर्ट को भी एग्जामाइन करती है, जिससे कि इंश्योर है कि जो मनी स्पेंड हुई है वो अप्रूव बाय द पार्लियामेंट है, कि हाँ वो पार्लियामेंट ने अप्रूव करी थी तभी वो खर्चा हुआ है। डिस्कशन ऑन प्रेसिडेंट्स एड्रेस एंड मोशन ऑफ थैंक्स, जो प्रेसिडेंट आके एड्रेस करता है कि मेरी गवर्नमेंट ने ये करा, एंड फिर मोशन ऑफ थैंक्स करता है, तो उस पर मोशन ऑफ थैंक्स पास होता है, जिसको पास कौन करता है, हमारा वही। डिबेट गिव्स एमपीज चांस टू क्रिटिसाइज, जो कि एक तरीके से चांस देती है कि गवर्नमेंट की परफॉर्मेंस को क्रिटिसाइज करने के लिए, जहाँ पे भी पॉलिसी फेलियर्स है उनको हाईलाइट करती है। प्रिविलेजेस मोशन भी होते हैं जब जो कि मूव होते हैं वरना मेंबर बिलीव कि किसी मिनिस्टर ने मिसलीड करा है उसको। तो इतने सारे तरीके हैं, दोबारा से कर लेते हैं। क्वेश्चन है, 0 आवर्स है, डिबेट डिस्कशंस हैं, मोशन ऑफ नो कॉन्फिडेंस है, सेंसर मोशंस हैं, बजटरी कंट्रोल है, बजट पे पार्लियामेंट्री कमेटीज़ है, डिस्कशन ऑन द प्रेसिडेंट एड्रेस एंड मोशन ऑफ थैंक्स एंड प्रिविलेज मोशन है ना। जुडिशियल या कॉन्स्टिट्यूशन सेफ गार्ड क्या है, तो जुडिशरी भी रिव्यू कर सकती है अगर कोई आर्बिटरी एग्जीक्यूटिव एक्शन लिया जाता है। एग्जाम्पल हमने कहा था इंदिरा गांधी केस, जहाँ पे इंदिरा गांधी ने क्या किया था, बिकॉज उनके जो इलेक्शंस हैं उनको किसी हाई कोर्ट ने अनफेयर डिक्लेयर कर दिया था, तो उन्होंने ये एक अमेंडमेंट वो लेके आती है एंड वो उन्होंने बोला कि इलेक्शंस पे कोई भी जुडिशरी कुछ बोल नहीं सकती है। तो एक तरीके से ये लिमिट कर दिया था, फिर जुडिशरी ने रिव्यू करके और इसको स्ट्रक डाउन कर लिया था। बट पार्लियामेंट रिमेन द प्राइमरी बॉडी टू इंश्योर डे टू डे अकाउंटेबिलिटी, लेकिन पार्लियामेंट ही है वैसे जो अकाउंटेबिलिटी को फिक्स करती है, बट जुडिशरी भी कहीं ना कहीं कर ही रही है। अब राज्यसभा का रोल दे रखा है कि दो एग्जीक्यूटिव इज नॉट रिस्पॉन्सिबल टू द राज्यसभा बट इट स्टिल एक्सरसाइज कंट्रोल थ्रू। ऐसे सेम राज्यसभा भी ऑल दो एग्जीक्यूटिव रिस्पॉन्सिबल नहीं है, रिस्पॉन्सिबल का मतलब है कि प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, क्योंकि एग्जीक्यूटिव किस पे टिका हुआ है, हमारी
लोकसभा की मेजॉरिटी पे, लेकिन तब भी हमारी जो राज्यसभा है वो भी कंट्रोल कर ही रही है एक्सरसाइज। कैसे? क्वेश्चन आवर डिस्कशंस कमेटी के थ्रू, रिव्यू एंड रिवाइज करते हैं लेजिस्लेशन जो कि पास लोकसभा करता है। क्या लिमिटेशंस है? अब अकाउंटेबिलिटी में कमियां कहाँ रह जाती हैं? तो देखिए, पार्टी विप सिस्टम है जो कि रिड्यूस करती है इंडिपेंडेंट क्वेश्चनिंग बाय एमपीज़। बहुत सारे जो एमपीज़ हैं चाहते हैं क्वेश्चन करना, लेकिन बिकॉज विप इट्स लाइक अ मॉनिटर फॉर पॉलिटिकल पार्टी, जो जिसके अकॉर्डिंग पॉलिटिकल पार्टी के मेंबर्स या एमपीज़ कहें तो उनको बिहेव करना पड़ता है। सो उससे कहीं ना कहीं पार्लियामेंट के अंदर जो डेमोक्रेसी है वो नहीं रह पाती है। फ्रीक्वेंट डिस्ट्रप्शंस रिड्यूस डिबेट टाइम। बहुत ज़्यादा जो डिस्ट्रप्शंस होते हैं, डिस्ट्रप्शंस किस कारण से हो सकते हैं? बहुत सारे कारण हैं, अपने पर्सनल प्रॉब्लम्स हुए, पर्सनल बाइसिस को लेके आना, है ना। बहुत सारे जो मेंबर्स हैं वो क्या करते हैं कि छोड़ के चले जाते हैं हमारे उसको, जो उनकी बात नहीं सुनी जाती। डोमिनेंस ऑफ रूलिंग पार्टी भी देखने को मिलता है पार्लियामेंट में, जो कि लिमिट करता है जेन्युइन स्क्रूटनी को। एंड अगर डोमिनेंस आ गया, मेजोरिटी रूल में यही प्रॉब्लम है ना, अगर मेजोरिटी रूल आ गई है तो कहीं ना कहीं फिर उसके अकॉर्डिंग ही लॉस बनते चले जाएंगे, राइट। लैक ऑफ एक्सपर्ट स्टाफ एंड डिलेड कमेटी रिपोर्ट्स रिड्यूस इफेक्टिवनेस। और साथ में जो कमेटी के रिपोर्ट्स आते हैं, फिर जो कमेटी के रिकमेंडेशन होते हैं, वो कहीं ना कहीं उनकी कोई खास वैल्यू रहती नहीं है। तो इस वजह से सारे लिमिटेशंस है। विप सिस्टम, फ्रीक्वेंट डिसरप्शंस, डोमिनेंस ऑफ रूलिंग पार्टी, लैक ऑफ एक्सपर्टाइज एंड द डिलेड कमेटी रिपोर्ट्स। नाउ रिसेंट डेवलपमेंट्स एग्जाम्पल्स की बात करें जैसे कि कैग की रिपोर्ट आई थी, कोल ब्लॉक एलोकेशन एंड रेफेल डील इंक्रीज पार्लियामेंट्री स्क्रूटनी। क्वेश्चन आर कैंसिलेशन हो गया था 2020 में ड्यूरिंग कोविड, रेज कंसर्न्स अबाउट डिक्लाइनिंग अकाउंटेबिलिटी। तो ये एग्जांपल्स है कि किस तरीके से अकाउंटेबिलिटी डिक्लाइन हो रही है, कैसे क्वेश्चन आर को हमने कम कर दिया ना। इंपॉर्टेंस देख लेते हैं, अकाउंटेबिलिटी क्यों होनी चाहिए। देखिए, इससे ट्रांसपेरेंसी आती है, गुड गवर्नेंस, रूल ऑफ लॉ होता है कि सबसे ऊपर लॉ है। जो अब्यूज़ ऑफ पावर है, जो अब्यूज़ ऑफ पावर कर सकता है एग्जीक्यूटिव, वो भी प्रिवेंट होता है। डेमोक्रेसी एंड पब्लिक ट्रस्ट भी बेटर होता है। अब की सुप्रीम कोर्ट के क्या रेफरेंस है इससे रिगार्डिंग, तो SR बोमई केस है, या फिर कहें तो यूनियन ऑफ इंडिया 1994 के केसेस हैं, जो कि रीइंफोर्स करते हैं प्रिंसिपल्स दैट एग्जीक्यूटिव मस्ट एंजॉय हमारी मेजोरिटी इन द हाउस एंड कैन बी टेस्टेड ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस। तो ये रीइंफोर्स करता है प्रिंसिपल्स को कि एग्जीक्यूटिव मस्ट एंजॉय मेजोरिटी पार्टी इन द हाउस एंड कैन बी टेस्टेड ऑन द ग्राउंड्स ऑफ द फ्लोर। पब्लिक अकाउंट कमेटी है। पब्लिक अकाउंट कमेटी क्या है, तो इसका मीनिंग या फिर इसका पर्पस देख लेते हैं। पब्लिक अकाउंट कमेटी एक वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, रुको रुको रुको, ये यहीं तक था, ये अलग अगला टॉपिक है, एक मिनट वेट। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला था SR बोमई केस में कि प्रिंसिपल्स एग्जीक्यूटिव मस्ट एंजॉय मेजोरिटी सपोर्ट इन द हाउस एंड कैन बी टेस्टेड ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस। कि हाँ, उसको बार बार टेस्ट करते रहना चाहिए कि उसके पास कॉन्फिडेंस है कि नहीं, कुछ खास इससे रिगार्डिंग ऑल दो सुप्रीम कोर्ट के हैं नहीं। जजमेंट्स अगर मिलेंगे तो बाद में खैर ऐड कर दिया जाएगा। तो दैट इज़ इट, ये हमारा सिंपल सा इतना ही टॉपिक है। अगला टॉपिक पे चलते हैं, दैट इज़ पब्लिक अकाउंट कमेटी। पब्लिक अकाउंट कमेटी की रिगार्डिंग जो है प्रीलिम्स में मेंस में दोनों में क्वेश्चन आया है, दैट मीन्स अपने आप में इंपॉर्टेंट हो जाती है। सबसे पहले इसका मीनिंग या पर्पस देख लेते हैं। देखिए, जो पब्लिक अकाउंट कमेटी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्लियामेंट्री फाइनेंशियल कमेटी है, मतलब फाइनेंशियल कमिटीज़ में से एक कमेटी है और जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसका जो काम होता है दैट इज़ इंश्योर करना कि पब्लिक मनी जो है वो स्पेंड हुई है प्रॉपर्ली, जो पैसा हमने डिसाइड करा था उसी तरीके से हुआ है या नहीं, एज अप्रूव बाय द पार्लियामेंट। एक तरीके से वॉच डॉग का काम कर रही है, ओवर द गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर नज़र रखती है एंड प्रमोट करती है फाइनेंशियल अकाउंटेबिलिटी ऑफ द एग्जीक्यूटिव। फाइनेंशियल अकाउंटेबिलिटी को क्या कर रही है, इंक्रीज कर रही है ना। कॉन्स्टिट्यूशनल लीगल बेसिस देखिए तो देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी नहीं है, एक सिर्फ एक पार्लियामेंट्री कमेटी है जो कि सेटअप हुई है अंडर द रूल्स 308 ऑफ द लोकसभा रूल्स ऑफ द प्रोसीजर के अंडर ये सेटअप हुई है। आर्टिकल 266 एंड 149 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर ये बेस्ड ऑन है, जो कि डील करता है पब्लिक फंड एंड कैग के रिगार्डिंग। ठीक है, जो कैग है, जो कंट्रोल ऑडिटर जनरल होता है, वो रिपोर्ट्स एग्जामाइन करता है बाय द PAC, है ना। उसकी ही रिपोर्ट्स को एग्जामाइन करती है हमारी पब्लिक अकाउंट कमेटी। कंपोजिशन की बात करें, इसमें 22 मेंबर्स है। इसका रूल में बताया था 22-1 जो कि हो जाएगा 21। तो इसका जो 1/3 मेंबर्स है वो हमारे 1/3 मतलब 21 का 1/3 7 मेंबर्स आते हैं फ्रॉम दी राज्यसभा, एंड जो बाकी बच गए दैट इज़ 21 का 2/3 क्या होगा, दैट इज़ 14 और ये +1 दैट इज़ 15 मेंबर्स आते हैं फ्रॉम दी लोकसभा। ठीक है, 15 फ्रॉम द लोकसभा, 7 फ्रॉम द राज्यसभा। मेंबर सिलेक्टेड होते हैं एनुअली बाय द पार्लियामेंट अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल और प्रोपोर्शन रिप्रेजेंटेशन, वही सिंगल ट्रांसफर बोर्ड, जैसे कि रिप्रेजेंटेशन होता है सारे मेजर पॉलिटिकल पार्टीज़ का हमारे इस कमेटी में। जो चेयरमैन इसको अपॉइंट कौन करता है, स्पीकर करेगा। 1967 से जो चेयरपर्सन है वो हमारा जनरली ऐसा कन्वेंशन है, ध्यान रखना एक कन्वेंशन है, दिस इज नॉट अ रिटन रूल बट अ कन्वेंशन की वो अपोजिशन पार्टी से होता है जिससे कि न्यूट्रलिटी बनी रहे। ठीक है, ना बात करते हैं मेन फंक्शंस की, करता क्या क्या। देखिए, एग्जामाइन करता है कैग की रिपोर्ट को, तो ये जो ऑडिट रिपोर्ट आती है कैग की,
अप्रोप्रिएशन अकाउंट पे, फाइनेंस अकाउंट पे, रिपोर्ट्स ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग्स, अदर गवर्नमेंट बॉडीज़ पे, उनको ये क्या करता है, एग्जामाइन करता है, स्क्रूटनी करता है गवर्नमेंट की स्पेंडिंग को, ये खुद भी चेक करता है कि वेदर जो मनी ग्रांटेड करी थी पार्लियामेंट ने हैज़ बीन स्पेंड फॉर द पर्पज़ इंटेंडेड, मतलब जो पैसा खर्च हुआ है, जैसे कि मांगा था मनरेगा के नाम पे, तो वो मनरेगा के नाम पे ही स्पेंड हुआ है कि नहीं, इंश्योर करता है कोई भी एक्सेस या वेस्टफुल या फिर इरेगुलर एक्सपेंडिचर ना हो। एग्जामिनेशन ऑफ अप्रोप्रिएशन एंड फाइनेंस अकाउंट, ये कहता है कि वेरीफाई अगर गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर मैच करता है पार्लियामेंट्री अप्रूवल, इफ डिसिप्लिन फाइनेंशियल डिसिप्लिन मेंटेन होता है तो। एग्जामिनेशन ऑफ अप्रोप्रिएशन एंड फाइनेंस अकाउंट, ये वेरीफाई करता है अगर गवर्नमेंट का जो खर्चा है वो मैच कर रहा है पार्लियामेंट्री अप्रूवल के साथ या नहीं कर रहा है, ये फाइनेंशियल डिसिप्लिन मेंटेन है या नहीं है। अकाउंटेबिलिटी ऑफ एग्जीक्यूटिव, PSC calls secretaries and senior officials for explanation on audit observations. PSC सेक्रेटरीज़ को बुलाता है एंड सीनियर ऑफिशियल्स को बुलाता है, फिर एक्सप्लेनेशन मांगता है कि ऑडिट परफॉर्मेंस पे, और इंश्योर करता है एग्जीक्यूटिव आंसरेबल रहे हर एक जो भी पैसा खर्च हुआ है। रिपोर्ट्स एंड रिकमेंडेशन, ये अपनी रिपोर्ट भी सबमिट करता है दैन पार्लियामेंट को, जो भी फाइंडिंग्स उसको मिलती हैं रिकमेंड करता है कि और किस तरीके से जो है फाइनेंशियल अकाउंटेबिलिटी को स्ट्रॉन्ग किया जाए। मिनिस्टर्स सबमिटेड आर रिक्वायर्ड टू सबमिट एक्शन टेकन रिपोर्ट ऑन PSC रिकमेंडेशन, साथ में जो मिनिस्टर्स हैं उनको भी बोला जाता है कि जो रिकमेंडेशन दी गई है इस कमेटी के थ्रू उन पर कितना एक्शन लिया है, तो उससे रिगार्डिंग एक्शन टेकन रिपोर्ट बनाई जाती है और उनको दोबारा फिर सबमिट किया जाता है। ठीक है, तो किस किस तरीके से करें, एग्जामिनेशन करें कैग रिपोर्ट का, स्क्रूटनी करे गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर उसका, एग्जामिनेशन करती है माने अप्रोप्रिएशन या फिर फाइनेंस अकाउंट का, अकाउंटेबिलिटी को फिक्स करती है, एक्सप्लेनेशंस मांगती है उनसे सीनियर ऑफिशियल्स या सेक्रेटरीज से, एंड देन रिपोर्ट्स भी देती हैं, रिकमेंडेशंस भी देती हैं। नाउ काम कैसा है, देखिए जो PSC का वर्क है वो पोस्ट ऑडिट है नेचर में, मतलब क्या है कि जब खर्चा हो चुका है उसके बाद वो ऑडिट करिए। इट एग्जामाइन हाउ मनी हैज़ बीन स्पेंट आफ्टर द एक्सपेंडिचर इज, तो एग्जामाइन करते हैं कि किस तरीके से पैसा खर्च हुआ है जब एक्सपेंडिचर हो चुका है। इट डज़ नॉट क्वेश्चन पॉलिसी, ओनली चेक्स इट्स इम्प्लीमेंटेशन एंड लीगलिटी, ये हमारा पॉलिसीज़ को क्वेश्चन नहीं करती है, सिर्फ चेक करती है उसके इम्प्लीमेंटेशन को, मतलब ये नहीं देख रही कि पॉलिसी आनी चाहिए थी या नहीं आनी चाहिए थी, पॉलिसी आ गई है ठीक है, उसके रिगार्डिंग पैसा लौट हो चुका है ओके, अब ये पैसा ठीक खर्च हुआ है उसी पॉलिसी पे नहीं, इस चीज़ को ये ज़्यादा चेक करती है। PSC एग्जामाइन, जैसे PSC ने 2G स्पेक्ट्रम जो हुआ था, कोल ब्लॉक एलोकेशन, डिफेंस प्रोक्यूरमेंट के इशूज़ आते हैं, उन सबको एग्जामाइन किया। ठीक है, नाउ असिस्टेंस फ्रॉम कैग, आपको पता है जो PSC है इसको असिस्टेंस देता है कैग, क्योंकि कैग अपने आप में एक टेक्निकल रिपोर्ट देता है, तो उसको समझना PSC के मेंबर्स के थ्रू वो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, तो एक तरीके से उनके उसकी गाइड, फ्रेंड एंड फिलोसोफर का काम करना पड़ता है कैग को। कैग प्रोवाइड एक्सपर्ट ऑडिट रिपोर्ट्स दैट फ्रॉम द बेसिस ऑफ PSC's एग्जामिनेशन, और उसके बेसिस पे वो जो है फर्दर एग्जामिनेशन करते हैं। अब लिमिटेशंस क्या है, देखिए कोई पावर नहीं है टू इन्फोर्स इट्स रिकमेंडेशन दे दी, लेकिन उनको कोई इन्फोर्स करे ना करे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, गवर्नमेंट बहुत बार इग्नोर भी कर देती है। वर्कलोड बहुत ज़्यादा होता है, रिसोर्सेज लिमिटेड है, ये तो पता ही है, आप हर चीज़ में टाइम का, नॉलेज का, है ना, रिसोर्सेज का कॉन्स्टेंट लिख ही सकते हो। टाइम डिले बिटवीन ऑडिट एंड एग्जामिनेशन रिड्यूसेस रिलेवेंस, देखिए जो टाइम है वो बहुत बार डिले होता है बिकॉज ऑडिट एंड एग्जामिनेशन में, है ना, रिड्यूसेस कहीं ना कहीं रेलेवेंस उसकी खो जाती है। फोकस इज ओनली ऑन एक्सपेंडिचर, ज़्यादा ही जो फोकस होता है वो खर्चे पे होता है एंड नॉट ऑन इनकम या फिर आउटकम, पैसे पे, आउटकम पे, इनकम पे नहीं होता है। पॉलिटिकल बाइस में समटाइम्स इफेक्ट इट्स फंक्शनिंग, जो पॉलिटिकल बाइसेस है वो समटाइम्स इफेक्ट करते हैं इसकी फंक्शनिंग को। ठीक है, इंपॉर्टेंस क्या है PSC की इन द डेमोक्रेसी, ये इंश्योर करता है फाइनेंशियल डिसिप्लिन इन गवर्नमेंट फंक्शनिंग में, फाइनेंशियल डिसिप्लिन लेके आ रहा है, एक तरीके से डिटरेंट अगेंस्ट द करप्शन एंड मिसयूज ऑफ फंड को रोकता है, ट्रांसपेरेंसी अकाउंटेबिलिटी को बढ़ाता है, एंड पार्लियामेंट्री कंट्रोल को और ज़्यादा स्ट्रॉन्गर है तो स्ट्रेंथन करता है। राइट, रीसेंट एग्जांपल्स देखिए तो PSC ने एग्जामाइन करते हैं, आपको पता है कोल ब्लॉक का एलोकेशन जिसने रिवील करते कि इरेगुलरिटीज़ एंड पॉलिसी लूप होल्स, रेफेल डील जो हुई थी हमारे फ्रेंड्स के साथ, तो उसमें भी रिव्यू करता है एक्सपेंडिचर एंड प्रोक्योरमेंट प्रोसेस को, कोविड-19 के रिलीफ फंड स्पेंडिंग से भी अकाउंटेबिलिटी इशूज़ रेज्ड हुए। और भी सिमिलर फाइनेंशियल कमिटीज़ होते हैं कंपैरिजन के, जैसे एस्टिमेट कमेटी है जो कि इंप्रूवमेंट बताती है पॉलिसी एंड एफिशिएंसी में, कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग्स हैं जो कि कैग रिपोर्ट्स को एग्जामाइन करती है PSU से रिगार्डिंग। PSC का मेन काम होता है कि लीगलिटी एंड प्रोपोर्शनलिटी, मतलब जो भी एक्सपेंडिचर आपने बोला था, जिस कारण से बोला था, वहाँ पे हुआ है या नहीं हुआ है, क्या कमियाँ हैं, क्या डिफरेंसेस हैं। ठीक है, देखिए तो SR बोमई केस हुआ जिसने बोला कि स्ट्रेंथन करो लेजिस्लेटिव ओवरसाइट को और पार्लियामेंट्री सुप्रीमेसी को और ज़्यादा होल्ड करने की ज़रूरत है जिससे कि मिसयूज़ ऑफ पावर ना, तो SR बोमई केस आप अकाउंटेबिलिटी के केस में लिख ही सकते हो। उसके अलावा कैग का भी हुआ था जिसने हाईलाइट करा रोल ऑफ कैग रिपोर्ट्स, बेसिस ऑफ दिस इंश्योर
ट्रांसपेरेंसी। समरी देखें तो क्विक रिवीजन के लिए, तो नेचर कहता है पोस्ट ऑडिट, बाद में ऑडिट करता है। फाइनेंशियल अकाउंटेबिलिटी कमेटी है, मेंबर्स 22, 15 फ्रॉम लोकसभा, 7 फ्रॉम राज्यसभा। चेयरपर्सन जनरली कन्वेंशन के थ्रू अपोजिशन लीडर होता है। असिस्टेंट को क्या करती है, फोकस होता है लीगल, फाइनेंशियल, प्रॉपर्टी एंड पॉलिसी पे नहीं, पॉलिसी क्या है, क्यों है, इस चीज़ पे नहीं, पैसा किस चीज़ पे खर्च हुआ, लीगली हुआ कि नहीं, उस चीज़ पे होता है। पावर इसकी एडवाइजरी, बाइंडिंग तो है नहीं, लेकिन सिग्निफिकेंस ये है कि कहीं ना कहीं पार्लियामेंट्री कंट्रोल को ज़्यादा स्ट्रेंथन कर रही है, ट्रांसपेरेंसी को बढ़ा रही है, गुड गवर्नेंस को प्रमोट कर रही है। सो दैट इज़ 30 मिनट से ज़्यादा की वीडियो हम नहीं बनाएंगे, इतने का बहुत है, ठीक है। बस करना क्या है कि बार बार लॉट ऑफ टाइम यू नीड टू वॉच दीज वीडियोज़ लाइक 5 टाइम्स एटलीस्ट, एंड इसके साथ रिकॉल करेंगे तो चीज़ें ज़्यादा दिमाग में सेटल होना शुरू हो जाएंगे। ओके, दैट इज़ इट।